वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज स्टूडियो से हटके इन संगलाख पहाड़ों के बीच में आने का ये मकसद है कि मैं आपको उस बात से आशना करवा सकूं जिससे आशनाई मुझे भी अभी हुई। पाकिस्तान के हर संगलाख पहाड़ का हर हर पत्थर इस कदर कीमती है कि मुझे और आपको इसका अंदाज़ा भी ना हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार मादनियात से नवाजा है, जिसके अंदर मेटालिक, नॉन मेटालिक और इंडस्ट्रियल मादनियात मौजूद हैं, जो कि कुल मिलाकर 9 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान का ये बेशुमार पोटेंशियल और पाकिस्तान के ये पत्थर पाकिस्तान का कशकोल तोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस कदर मादनियात, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मुख्तलिफ और मादनियात हैं जो कि पाकिस्तान को अपने हवाले से, माशी हवाले से खुद कफील कर सकते हैं। ना हमें IMF की ज़रूरत है, ना हमें वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है और ना हमें दोस्त ममालिक के सामने उधार लेने की ज़रूरत है। उधार मांगते मांगते पाकिस्तान को 75 साल तो गुजर गए, लेकिन क्या हमने ये तब्दील करना है या नहीं करना? आज इस जगह से ये ओपन पिट माइनिंग जो हो रही है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट के जगह से, इस साइट से आपको इस हकीकत का एक नया खुशनुमा पहलू भी दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। इस सरज़ पाक को खुदा ताला ने बेशुमार मादनियात से नवाजा है। पाकिस्तान के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोयले और नमक के ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़ेर ज़मीं सोने के ज़खायर और 13वें नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़ेर ज़मीं तांबे के ज़खायर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अकेले तांबे से ही हम 270 अरब डॉलर कमाने की सकत रखते हैं। पाकिस्तान की कुल मिलाकर GDP 304 अरब डॉलर है, जिसके अंदर से माइनिंग सेक्टर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 204 अरब डॉलर है। यानी GDP का कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा माइनिंग सेक्टर के पास है। इस हिस्से को बढ़ाया जा सकता है और पाकिस्तान की GDP के अंदर माइनिंग का एक अहम किरदार हो सकता है। इसीलिए हम मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट में पहुंचे, जो कि कुल मिलाकर अब तक 22,000 टन कॉपर कंसंट्रेट प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट कर चुका है। हमारे साथ इस टाइम पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसी प्रोजेक्ट के ज़ीशान साहब मौजूद हैं, जो कि हमें ब्रीफ करेंगे कि ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट, इसके अंदर कितना कॉपर मौजूद है, पाकिस्तान को माशी तौर पर कितना ज़्यादा इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा सकता है। ना सिर्फ ये संगलाख पहाड़ जिनके दूर दूर तक हम देखें तो हमें नज़र आ रहे हैं, क्या ये एक ही प्रोजेक्ट या एक ही साइट है या इसके अंदर मजीद साइट्स भी हैं जहाँ हम लोगों को कॉपर मिल सकता है। याद रखिए, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है और अगर पाकिस्तान इस हवाले से एक्सपोर्ट की तरफ बहुत आगे बढ़ जाए तो दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान। ज़ीशान साहब, कशकोल हमने तोड़ना है जी, और तोड़ना अपने बलबूते के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट हमारे किस तरह से काम आ सकता है इस मामले में? मैडम, अगर हम इंटरेस्टिंगली इसको अगर देखें तो जब से हमने अपनी बेसिक एजुकेशन शुरू की तो हमें बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मादनी ज़खायर मौजूद हैं, इसका मिनरोलॉजिकल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। इस वक्त अगर इस मुल्क के मिनरोलॉजिकल पोटेंशियल, फिजिकल वॉल्यूम की बात की जाए तो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर्स इस वक्त रिसोर्स मौजूद है, बट इट इज़ अनटैप्ड एंड अनफॉर्चुनेटली हम इससे वो डिविडेंड नहीं ले सके जो बाकी दुनिया इस वक्त माइनिंग इंडस्ट्री से ले रही है। ज़ीशान साहब, पाकिस्तान किधर खड़ा है, हम किधर खड़े हैं? पाकिस्तान इस वक्त हम लोग अपने GDP को लेस देन 1% और पोटेंशियल कितना? 8 ट्रिलियन डॉलर्स 8 ट्रिलियन डॉलर्स का फिजिकल पोटेंशियल है और उसको हमने कन्वर्ट कितना किया है? जस्ट 3 to 4 या मैक्सिमम 500 मिलियन डॉलर्स का। ये तकरीबन 8.76 ट्रिलियन डॉलर्स है जो आपने मुझे ये मतलब तकरीबन 9 ट्रिलियन डॉलर कर रहे हैं। पाकिस्तान की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट, इसमें कितना कॉपर छुपा है और क्या ये एक ही ओपन पिट साइट है या और भी मजीद इसी इलाके के अंदर और इस तरह की साइट्स? मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये बुनियादी तौर पे ये सिर्फ प्रोजेक्ट जो है ये 30 स्क्वायर किलोमीटर लीज एरिया के ऊपर मुश्तमिल है। इस 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये जो साइट है ये तकरीबन को 300 मीटर की एक साइट है। इन 300 मीटर में तकरीबन जो कॉपर का हिडन पोटेंशियल है वो 5 मिलियन टन्स का है और उसमें से सिर्फ 300 मीटर्स के एरिया के अंदर 5 मिलियन टन्स का, जिसमें से तकरीबन कोई 1.1 मिलियन टन की और जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और उससे तकरीबन 22,000 टन का हमने कॉन्सनट्रेट बना के और दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं।
तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये वज़ीरिस्तान ऑफिलाइट जियोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर ये इसको कहा जाता है। ऑफिलाइट्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं कि जहाँ पे मिनरोलॉजी मैक्सिमम होती है, बिकॉज ये एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है सब सरफेस, और वहाँ से जो एक्टिविटी का बाई प्रोडक्ट होता है वो मिनरल्स होते हैं। तो इस एरिया के अंदर बहुत कॉपर मौजूद है। इस एरिया के एडजेसेंट एक एरिया है, वो 101 किलोमीटर का एरिया है। उसको हम लोगों ने इनिशियल एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ की हैं और उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग हैं। और इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सिर्फ इस वज़ीरिस्तान के अंदर लगने के काबिल हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ज़रा एनलाइटन करिएगा। यहाँ से हम ओर निकालते हैं, उस ओर के अंदर यकीनन कुछ कंटेंट कॉपर का होता है, बहुत सारा कंटेंट पत्थर का होता है, जिसके अंदर मज़ीद और मिनरल्स होते हैं जो कि शायद फाइनेंशियली वायबल ना हो उनको एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ से जब पत्थर जा रहे हैं, डंपर के डंपर जाते चले जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं और वहाँ जाके क्या होता है? यहाँ पे अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके सामने ये माइनिंग हो रही है। आसान अल्फाज में अगर आपको समझा सकूँ कि एक बकेट जब हम लगाते हैं इस रॉक प्रोफाइल के अंदर, इस स्ट्रेटा में, तो जो मक निकलेगा उसमें 3 हिस्से जो होंगे वो वेस्ट के होंगे, एक हिस्सा जो होगा वो ओर का होगा। वो ओर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वो ओर जो है वो फिर फीडेबल होती है टू द बेनिफिसिएशन प्लांट। वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजर के देन इट बिकम्स अ कॉपर कॉन्सेंट्रेट विच इज़ 25% एनरिच्ड। अकॉर्डिंगली फिर वो कॉन्सेंट्रेट जो है वो सेलेबल प्रोडक्ट होता है टू दी रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर दी रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस। Very nice. Best of luck, Zishan साहब, with this project and many more like these. नाज़रीन, एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ करने की तरफ तो हम आ गए। अब कितनी क्विकली हम ये काम करते हैं और साथ ही साथ कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इस मामले के अंदर आवाम की तरफ से, ये एक अहम सवाल है जिस पर मुझे और आपको सोचना है। अभी हमारे साथ मौजूद है जहाज़ेब, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। जियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि मामलात माइनिंग के लिए साजगार हैं या नहीं है। यहाँ तो माइनिंग होते हुए हमें नज़र भी आ रही है, कितना फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले तो यहाँ जो ओपन पिट माइनिंग हो रही है, इससे हम कितना मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और कितना ज़्यादा इसके अंदर और मज़ीद पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वेट? हमने जो कॉपर माइनिंग जो स्टार्ट की थी वो 2016 से स्टार्ट की थी और इस वक्त हमने 1.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसमें से हमने और एक्सट्रैक्ट कर लिया है। टोटल हमारे पास जो रिज़र्व है वो 3.5 मिलियन है। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 2.5 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि फ़र्दर जो है वो हम विद इन नेक्स्ट 2 ईयर हम जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। 2016 में हमने जो है बेंच नंबर 1 से स्टार्ट किया था और इस वक्त हम बेंच नंबर 14 और 15 पर हैं। हमारे पास ये जो मार्किंग्स हुई हुई हैं B1A, B2A, ये सारी की सारी बेंच है। ये बार बार आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की तरफ आए और ये किस बेंच तक जाएगा? ये बेंच नंबर 20 तक जाएगा। एंड राइट नाउ वी आर एट 14 and 15 currently we are working at two benches। मुझे ये बताइएगा, इसके अलावा इसका मतलब पोटेंशियल तो हम लोगों ने 20 तक इसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ कर लेना है, तो उसके बाद क्या इसी इलाके के अंदर फर्दर ओपन पिट माइनिंग की तरफ जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास 6 प्रोस्पेक्ट और हैं जिस पे हम एक्सप्लोरेशन पर काम कर रहे हैं। करंटली हमारे पास प्रोस्पेक्ट 6 पर काम हो रहा है, 7 पे काम हो रहा है, 8 पर काम हो रहा है। उसके हम ऊपर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जियोफिजिकल सर्वे कर रहे हैं, कोर ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास जो फर्दर माइनिंग है वो स्टार्ट होगी। मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, आइएगा मेरे साथ। मैं यहाँ ओर्स देख रही हूँ, ये कुछ सल्फाइड ओर्स हैं और कुछ जो हैं वो ऑक्साइड ओर्स हैं। ये कॉपर फेरस सल्फेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ओर्स जो हैं इससे फिर कॉपर को निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पाकिस्तान में ही होता है, इधर से किधर लेकर जाई जाती है और? बेसिकली जो हमारे पास 2 टाइप की ओर है, एक हमारे पास सल्फाइड ओर है, एक हमारे पास ऑक्साइड ओर है। तो करंटली जो हम जिसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सल्फाइड ओर की कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ ओर है, एक चाल्कोपाइराइट है और एक बोरनाइट है। ये चाल्कोपाइराइट ओर है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास बोरनाइट ओर है। और इनके कलर में ये डिफरेंस है कि ये थोड़ा कॉपरिश लुक में और वो गोल्डनिश लुक में। इनमें क्या बेसिक फ़र्क क्या है? इनको एक्सट्रैक्शन का तरीका? परसेंटेज का फ़र्क होता है। चाल्कोपाइराइट में 25 होता है, उसमें 35 होता है। और इस फर्दर जो हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं प्लांट पर वो इसकी करते हैं। और हमारे पास दूसरी और भी है जिसको हम ऑक्साइड और कहते हैं, जिसमें मालाकाइट। ये जो है 85% कॉपर इसमें होता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो अलग होता है। इसको हम हिप लीचिंग के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ ऑक्साइड और ज़्यादा पाई जाती हैं या सल्फाइड और ज़्यादा पाई जाती बेसिकली हमारे पास जो है वो सल्फाइड और पाई जाती है।
और सल्फाइड और ऑब्वियसली कॉपर तो एक ऐसा मटेरियल है जो कि वायर्स के अंदर और ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान अगर अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहे तो क्या दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से हो सकता है आपकी नज़र? ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास जो ये बेल्ट है ये स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान से लेकर गिलगित बलूचिस्तान में, और हमारे पास इन जो रिज़र्व्स हैं वो मोर देन हैं, और हम इसको ख़ुद प्रोसेस करके हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज़िर साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, ऑक्साइड और सल्फाइड और दोनों यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि हम लोगों ने अभी अनलीश करना है, अभी तक हम कर नहीं पाए। काम हो रहा है इसके ऊपर। SIFC के अंडर भी यहाँ 2019 से नवंबर 2019 से बाकायदा तौर पर काम हो चुका है। बेंचमार्क 1 से लेकर 14-15 तक हम पहुँच चुके हैं, 20 तक इधर पोटेंशियल है। इसके अलावा बहुत सारे और लोकेशंस हैं जहाँ ये सल्फाइड ओर्स एंड ऑक्साइड ओर्स कॉपर की मिलेंगी। याद रखिए कि ये पत्थर की फॉर्म के अंदर ये जो ओर्स हैं, ऑक्सीजन की ओर के अंदर ये ज़रा ग्रीनिश लुक होती है और सल्फाइड के ओर के अंदर गोल्डनिश एंड कॉपर लुक होती है। ये ओर्स को इसके बाद फिर इसके अंदर से कॉपर निकाला जाता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की होती है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट की होती है। इनको उसके बाद फिर प्योरीफाई करके कॉपर एक्सपोर्ट करने तक पाकिस्तान का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा। ये याद रखिए कि पाकिस्तान को अगर ख़ुद कफ़ील बनाना है तो अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को मादनियात से नवाजा है, कम से कम उस पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज़ करना लाजिम व मलजूम है। इस टाइम पर SIFC के तहत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आगे लेकर जाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कब तक कशकोल पकड़ के रखेंगे, जबकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है। तकरीबन $9 ट्रिलियन का ख़जाना पाकिस्तान की ज़मीन के ज़ेर ज़मीन छुपा हुआ है। क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एक नमूना तो हमारे सामने है, इसके बारे में पूछेंगे कि ये कॉपर ओपन पिट माइनिंग पाकिस्तान को इस टाइम पर कितना ज़्यादा खुद कफील बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा एंड टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट। मेरा नाम MG अली है, मैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक यहाँ पे काम कर रहा हूँ MKCMP पे। यहाँ पे जो FWO का जो है ना ये MKCMP ने जो है ना इस्टेब्लिश हुआ है ये अक्टूबर 2016 में। यहाँ का जो है ना हमने एक एग्रीमेंट किया था यहाँ के लोकल ट्राइब्स के साथ, और उसके बाद ये इसकी माइनिंग शुरू हो गई और तकरीबन 1 नवंबर 2019 में ये जो है ना अल्लाह के करम से इसने प्रोडक्शन शुरू कर दी। और उसके बाद यहाँ की जो लोग हैं, आवाम है, उनकी भलाई के लिए एक बेहतरीन जो है ना एक मौका फ़राहम किया FWO ने, जो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम पर अभी कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, ये 24/7 वर्क है। सेकेंडली, लोकल जो आबादी है इधर की, वो इससे ज़्यादा कितना मुस्तफ़ीद हो रही है? क्या ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लोकल आबादी से हैं? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के हालात, हमें पता है कि वज़ीरिस्तान के हालात माजी के अंदर बड़े अबतर रहे हैं। इस तरह के माशी मौक़े फराहम करने से यहाँ के सिक्योरिटी हालात पे क्या फ़र्क पड़ा? जितनी भी सारी मशीनरी है वो यहाँ पे जो है ना लोकल लोगों की है, कोई भी बाहर की मशीनरी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक तो फ़ायदा ये हो गया कि लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, दूसरा ये फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये प्रोजेक्ट या लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, फ्री फूड दे रही है, और इसके अलावा जो है ना काफ़ी सारे और इंसेंटिव्स है, लोन, मैरिज लोन उनको दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम के अंदर। कॉपर को ओपन पिट माइनिंग के ज़रिए निकालने के बाद डंपर्स पर लाद कर मेन प्लांट ले जाया जाता है। हम मेन प्लांट जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंट्रोल रूम, सब चीज़ें इधर ही हैं। इधर आते हैं, ऊपर चलेंगे। ये वो प्रोसीजर है जहाँ बेसिकली वो क्ले बनती है जिसके अंदर से कॉपर को निकाला जाता है। बहुत सारी कॉपर की ओर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे आप बताएंगे कंट्रोल रूम में होता क्या है? ये हमारे पास PLC सिस्टम है। इसमें हमारे पास जो है ना जा क्रशर्स लगे हुए हैं और कोन क्रशर्स है, और सेग्रीगेशन के लिए वाइब्रेटिंग स्क्रीन लगी हुई है। जा क्रशर्स में हमारे पास 2 क्रशर्स है, प्राइमरी क्रशर और सेकेंडरी क्रशर।
जो प्राइमरी क्रशर्स है ना, हमारा जो माइन से मटेरियल आता है ना 350 का 250 का, उसको क्रश करके ना 80 तक जो है ना लेके आता है। जो सेकेंडरी क्रशर्स है ना हमारे पास, वो उस मटेरियल्स को जो है ना वो डाउन कर देता है 80 60 तक जो है ना इसको डाउन करता है। और जो हमें बाल मिल के लिए मटेरियल चाहिए, जो हम फाइन ऑर्बियन में स्टोरेज करते हैं मटेरियल, वो 6 का टू 10 तक हमें चाहिए होता है। ये 6 to 10 है। तो उसके लिए हमने जो है ना कॉर्न क्रशर लगाया हुआ है। बेसिकली जो 80% इधर क्रशिंग का काम हो रहा है ना, ये कॉर्न क्रशर ही करती है। ये बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लगा हुआ है हमारे पास ना। तो ये जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन है ना, ये सेग्रीगेशन कर देती है मटेरियल्स का। जो 6 to 10 मटेरियल होता है ना, वो हमारा फाइन ऑर्बिन की तरफ चला जाता है। बाकी मटेरियल्स को हम यहाँ जो है ना साइकिल करवा के ना उसको क्रशर्स के अंदर से गुजार के उसको क्रश करते रहते हैं। और हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल के मुताबिक जब नहीं आएगा ना, उस वक्त तक इसको ये साइकिल होता रहेगा इधर ही। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये सारी क्रशिंग हो रही है और सारे के सारे पत्थर को स्क्रीन किया जा रहा है। जो पत्थर जो है वो 6 to 10 हो चुके हैं क्रश, उनको आगे भेजा जा रहा है मज़ीद पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और जो नहीं है छोटे हुए 6 to 10 पे, उनको वापस भेजा जा रहा है मज़ीद क्रश होने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो 6 to 10 के साइज़ की ओर थी, वो इसके बाद इस जगह पर आ जाती है। ये आप देख रहे हैं, पूरा ये छोटे छोटे पत्थर आगे आ रहे हैं और इस पूरे के पूरे जो टंबल कर रहा है ये ड्रम है, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े स्टील के बॉल्स हैं जो कि इनको क्रश करके बिल्कुल चूरा बना देते हैं। उसके बाद ये चूरा जाता है हाइड्रोसाइक्लोन के अंदर। हाइड्रोसाइक्लोन के अंदर इसमें पानी ऐड किया जाता है, लाइम ऐड किया जाता है और 2 से 3 और केमिकल ऐड किए जाते हैं ताकि और को सेपरेट किया जा सके, कॉपर को सेपरेट किया जा सके। उसके बाद ये सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद, पानी मिक्स करने के बाद इसको आगे लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ फिल्टर है जिसके अंदर से और को सेपरेट करके सारा का सारा जो बाकी रेजिड्यू है उसको साइड पे कर लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, यही पानी रिसाइकल होता है और फिर से उस हाइड्रोसाइक्लोन में जाता है ताकि जो पानी है उसके अंदर जो केमिकल्स ऐड हुए हैं वो किसी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा सके, पर एट द सेम टाइम रिसाइकल भी हो सके। इसके बाद जो और है उसका मज़ीद आगे प्रोसेस होता है। वो जो और सेपरेट कर ली जाती है उनको मज़ीद स्लैब्स और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर तैयार किया जाता है। वो मज़ीद प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगी। प्लांट के अंदर की मशीनरी और प्रोसेस तो सरसरी तौर पर आपने देख ही लिया, लेकिन पत्थर को तांबे तक लेकर जाने का प्रोसेस समझने के लिए हमने एक बार फिर रुख किया इंजीनियर ज़ीशान का, जिन्होंने हमें बताया कि माइन से लेकर इस तांबे की ओर को मेन प्लांट के अंदर लेकर आने के बाद उसके साथ होता क्या है। आइए सुनते हैं। उसको हम फिर मुख्तलिफ क्रशिंग प्रोसेसेस में से गुजार के फिर उसको फर्दर आगे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो छोटे पेबल्स हैं देन दे आर बीन फर्दर टेकन इनटू द डोजिंग सेक्शन। वहाँ पे एक बड़ी बॉल मिल होती है जिसके अंदर एक बॉल मिल मीडिया होता है, वो इसको मज़ीद और क्रश करके पाउडर फॉर्म में ले आता है। वो जो पाउडर फॉर्म होता है देन इट गेट्स इनटू द हाइड्रोसाइक्लोन्स। एक टैंक है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जिसमें Z11 है, Z200 है, लाइम है और पानी है, फ्रेश वाटर एंड द टेलिंग विच वी हैव स्पोकन ऑन दी माइन। तो ये सारा के सारे प्रोसेस जब वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो देन इट गेट्स इनटू दी फ्लोटेशन सेल्स। फ्लोटेशन में फिर वहाँ पे एक स्किमर्स लगा होता है, जो टेलिंग जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हमारा कॉन्सनट्रेट होता है वो ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। वो फ्लोटिंग जो मटेरियल होता है दैट इज़ फर्दर बीन टेकन इनटू दी प्रेस फिल्टर सेक्शन। प्रेस फिल्टर के अंदर मज़ीद और इसको कंप्रेस किया जाता है, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट निकाल के और फिर इसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो पाउडर फॉर्म इज़ देन बीन टेकन इनटू द सनलाइट, वहाँ से मज़ीद और इसका जो है वो मॉइस्चर निकाल के और फिर वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉपर कॉन्सनट्रेट। इट इज़ नॉट कॉपर एज येट, इट इज़ कॉपर कॉन्सनट्रेट इन विच द परसेंटेज ऑफ कॉपर इज़ 25%। तो ये उसका बेसिकली इनरिचमेंट ग्रेड है। उधर की तरफ ही चलते हैं मेरे ख्याल में। लेट्स मूव ऑन। ये जो कॉपर कंसंट्रेट होता है इसके अंदर सिर्फ 25% कॉपर होता है और अभी इसके साथ मजीद प्रोसेसेस बाकी हैं। इसको मजीद और फिर रिफाइनमेंट के लिए स्मेल्टेशन का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोविनिंग का प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 99.9% कॉपर। बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आप कह लें, बिकॉज ऑफ दी कॉन्सनट्रेट प्रोडक्शन आप कह लें कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये हम लोग फ़िलहाल नहीं कर रहे। और चूँकि इसमें आपको जो मिनिमम प्लांट स्मेल्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो 300 टन्स पर डे के लिहाज से होता है।
तो हमारी प्रोडक्शन जो है ना उस लिहाज से फ़िलहाल अब उस लेवल तक नहीं पहुंची। हावेवर हम इस एरिया को मज़ीद और एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू हैव मोर बेनिफिशिएशन प्लांट्स, तो इन फ्यूचर वील बी हैविंग दैट मच नंबर ऑफ ओर कि जिसके लिए हम स्मेल्टेशन खुद करेंगे और फिर उसका जो कमर्शियल एडवांटेज है वो इसके भी ट्वाइस। एज ऑफ नाउ हम ये जो कंसंट्रेट है जिसके अंदर 25% कॉपर है, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जी, ये जो कॉन्सेंट्रेट है ये एक्सपोर्ट हो रहा है। बुनियादी तौर पे तमाम मिनरल्स का लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वहाँ से इसका एक रेट इस्टेब्लिश होता है। फिर उस रेट की बेसिस के ऊपर इसका एक फार्मूला है जिसकी बुनियाद पे फिर लाइक अगर लेट से कॉपर का जो इस वक्त LME रेट है वो 8,500 है, तो उसके ऊपर इसका जो कॉन्सेंट्रेट का परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 25% तक उसका ऑलमोस्ट रेट बन जाता है, तकरीबन मोर और लेस इतना। अच्छा ये बताइए ज़ीशान साहब कि चलिए हम लोगों ने कंसंट्रेट बना लिया, लेकिन हर चीज़ के अंदर वैल्यू एडिशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां 300 टन की तरफ हम लोग आ जाएं, उतनी अमाउंट के अंदर हम लोग कंसंट्रेट प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो डू यू थिंक कि जो अभी हम बेच रहे हैं उससे कई ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई सेड मैडम कि किसी भी मिनरल की जो सबसे एडवांटेजियस फॉर्म होती है वो उसकी प्रीमियम वैल्यू एडेड फॉर्म होती है। हम लोग इस वक्त एक सेकेंडरी या आप कह लें कि एक मीडियम वैल्यू एडिशन इसकी कर रहे हैं। अगर हम ये 99.9% तक ले जाएं तो जो इस वक्त हमारे पास फिस्कल डिविडेंड्स हैं दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 टाइम्स, सो विल बी टेकिंग। और जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसके कंपैरिजन में रिटर्न वुड दैट बी वायबल? एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री का जो सबसे जो एक अट्रैक्टिव फीचर है वो बेसिकली लेंथ ऑफ द बिजनेस vis-a-vis the resource which you are getting from the ground and then its value addition। यानी कि अल्लाह की ज़मीन से आप ख़जानों को निकाल के उसको तराश खराश करके और उसको एक बहुत अच्छी कीमत के ऊपर बाकी दुनिया के अंदर सेल कर रहे हैं। तो उस लिहाज से द लेंथ ऑफ द बिजनेस, इसका एरिया, लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट्स और ओवरऑल जो ग्लोबल आपका कैरेक्टर है इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बड़ा डिफाइन हो जाता है एंड विच इज़ लाइक एडवांटेजेस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। राइट ज़ीशान साहब, मैं अभी जाऊंगी उस कंसंट्रेट की तरफ जो कंसंट्रेट अभी प्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर 25% कॉपर है। फ़िलहाल पाकिस्तान का फाइनल, इधर का मोहम्मद खेल का फाइनल प्रोडक्ट यही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आगे बढ़कर 99.99% कॉपर, प्योर कॉपर तक हम जाना शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ जो उसके फॉर्म्स हैं, वायर्स हों, प्लेट्स हों या वट एवर, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ये नाजरीन अभी कंसंट्रेट है और इसके अंदर जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं ज़ीशान साहब, अच्छा दिस इज़ एक्चुअली कोई अब ये इसमें आपको थोड़ा सा ये स्पार्कलिंग एलिमेंट एक नज़र आएगा। तो बुनियादी तौर पे ये वो कॉपर का कॉन्सेंट्रेट ग्रेड है जिसको हम 25% इनरिचमेंट कह रहे हैं, वो इसमें मौजूद है। और फिर इनको किन ममालिक में भेजा जाता है? मेनली जो है इस वक्त इसका इम्पोर्टर चाइना है और चूंकि वी गो ऑन द इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ पे इसका टेंडरिंग प्रोसेस होता है। सो फ्रॉम वेरियस कंट्रीज द बिड्स आर बीन गिवन, तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल रेट जिसकी तरफ से ऑफर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द टेंडरिंग प्रोसेस, फिर देन वी एक्सपोर्ट इट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। हमारे साथ आरिफ खान मौजूद हैं जो कि मैनेजर ऑपरेशंस हैं इस पूरे प्लांट के, और हम लोगों को अल्टीमेटली बताएंगे टेलिंग का प्रोसीजर भी एक प्रोसीजर है, वो क्या है वो उसके बारे में भी बताइएगा और अल्टीमेटली क्लोज अप वाइंड अप करिएगा कि यहाँ जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ आरिफ खान, आई एम केमिकल इंजीनियर और आई एम सर्विंग हियर एज अ मैनेजर ऑपरेशंस। बेसिकली आप लोगों ने माइन से विज़िट किया है, माइन से हमारा मटेरियल जो होता है एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ क्रश्ड होता है, क्रश्ड होने के बाद FOB में आ जाता है। FOB में हमारे पास 1500 टन कैपेसिटी की है और वहाँ से मटेरियल फर्दर हम प्रोसेस में ले आते हैं। और प्रोसेस बेसिकली क्या है, दैट इज़ बेनिफिसिएशन प्रोसेस। और बेनिफिसिएशन प्रोसेस में बेसिकली ये है कि हमने उसकी pH मेंटेन करनी होती है, डेंसिटी मेंटेन करनी होती है, केमिकल की डोजिंग करनी होती है। हमारे रिएजेंट्स जो हैं बेसिकली वो क्या हैं, Z200, Z11 और जो हमारे पास है लाइम होता है, पाइन ऑयल भी हम ऐड करते हैं ऑन नीड बेसिस। उसमें प्रोसेस में हमारे टोटल 13 फ्लोटेशन सेल्स लगे हुए हैं और उनकी सेक्शंस है, रफर है, स्कैवेंजर्स हैं और हमारे पास कॉपर सेल्स हैं। वहाँ से हमारे पास 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक जो हमारे पास कॉपर का प्रोडक्ट होता है, दूसरा जो हमारा वेस्ट होता है। वेस्ट को हम टेलिंग डैम की तरफ हम मूव करवा देते हैं और टेलिंग डैम में हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमने उसके नीचे HDPE शीट बिछाई है, ये जियो मेम्ब्रेन शीट है, ताकि जो वाटर लेवल है नीचे जो है ना वो डैमेज ना हो, पल्यूटेड ना हो, ताकि यहाँ का जो टेबल वाटर है वो डैमेज ना हो।
टोटल रिक्लेम्ड वाटर जो होता है केमिकल डोजिंग वाला वाटर उसको हम रिकवर करते हैं। रिकवर करके हमारे पास ये आपकी मेरी लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास टैंक्स हैं, वाटर यहाँ स्टोर हो जाता है। फर्दर हम उसको प्रोसेस में यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस की जो नीड है उसमें 30% हम फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं और 70% मैक्सिमम जो हम रिक्लेम्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर हमारे पास सीसी जो होता है थिकनर टैंक में आ जाता है। थिकनर टैंक से हम जो है उसको फिल्टर प्रेस से मॉइस्चर जो से रिमूव करते हैं और फिर यार्ड में ले आते हैं। ड्राई करने के बाद पैक करते हैं और जंबो बैग्स हैं 1 टन के। और फिर हमारी LC ओपन होती है LME रेट के ऊपर। वर्ल्ड वाइज कोई भी है, चाइना, एनी वन कंट्री कैन पर बाय दैट वन। जी सर। नाज़रीन, अब हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां बेसिकली प्लांट के अंदर सारा का सारा प्रोसेस होता है। कॉपर ओर को निकालने के बाद डंपर्स पे लेकर जाने के बाद क्रशिंग होती है। क्रशिंग के बाद तमाम का तमाम मवाद उसके अंदर से कॉपर को सेपरेट किया जाता है और जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको साइड पे कर दिया जाता है। ये याद रखिए कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर यहाँ के मट्टी के बेटे काम कर रहे हैं और इस मट्टी से सोना उगल रहे हैं, यानी कॉपर ओर के ज़रिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये इसी मट्टी के बच्चे, ये इसी मट्टी के जवान, ये इसी मट्टी के बेटे जो कि इस मट्टी से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। लोकल सतह के ऊपर मेरा सवाल यही था कि क्या यहाँ के लोकल्स को इस ओपन पिट माइनिंग से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन मैं लोकल से पूछना चाहूँगी कि ये क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस हवाले से इनको कितना फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप सबको मेरा सलाम। और आप लोग इधर काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ क्या फ़ायदा दे रही है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? इससे आप लोगों को, आपके घर को, आपके इलाके को कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जी, हमें सबसे पहला अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें यहाँ प्लांट बना के दिया हुआ है। हम सब खुश हैं इस प्लांट पे, हमें सब नौकरी लगी हुई है और जो है ना हमारा रोज़गार मिला हुआ है। इसके साथ हमारा मुस्तकबिल भी चेंज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाले हमारी नस्ल जो है ना उसके लिए तालीम के इदारे भी होगी और इस्तेमाल वगैरह पानी बिजली का सब इंतज़ाम अच्छा होगा इंशाल्लाह। यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदे का होगा। अच्छा, ये बताइए कि इन भाई ने बताया कि स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर FWO वाले यहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो कह रहे हैं कि हमारे आने वाली मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं उनको फ़ायदा होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल सच कह रहा है। हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदा है, स्कूल भी और अस्पताल भी सारे आवाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। कौन सा स्कूल है इधर लाला? इधर गवर्नमेंट का है स्कूल है मोहम्मद खैल का। फौज ने बनाया पाकतुर स्कूल, पाकतुर कुल बनाया है। जिस तरह इधर बेस्ट टू बेस्ट आते बंदे ना, इधर हमारा इंटरव्यू लेता है नीचे सारे बच्चों का ना, जो अच्छी बेस पे वो बंदे लेते हैं और इस पे तालीम वगैरह वो सब कुछ जो FWO की बरकत से ना उस पे चला रहे हैं। ये बताएं लाला कि आप सारे इधर काम कर रहे हैं, आप इधर के ही पले बड़े, इधर के ही आगे बढ़े। इधर तो दहशतगर्दी भी बढ़ी थी, दहशतगर्दी से ये तरक्की तक का सफ़र यहाँ के लोगों को की ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया इसने? अभी पहले जो इधर बहुत बेरोज़गारी था ना, ये सारे तालीम करके ना घर बैठे थे, ना कोई रोज़गार वगैरह था। जब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह FWO आ गया ना, इधर रोज़गार बना लिया, लोगों को सहूलत दिया। हम घर बैठे बैठे इधर रोज़गार कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तनख्वाह भी मिल रहा है हमारे सारे बंदे को। और सारे बंदे जो है ना इधर लोकल बंदे तकरीबन इधर 130 बंदे जो है इधर ड्यूटी कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं ना। 130 बंदे ये डेली के बेस पे 130 बंदे आते हैं इधर, ये रोज़गार लग गया ना इसके सारे का बंदा। नाज़रीन, एक और लोकल हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं जो कि मोहम्मद खेल साइट से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्लांट पर काम कर रहे हैं। अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ख़ानदान किधर है, यहाँ आप क्या करते हैं? Madam, you are right. My name is Shamsuddin. I belong from Muhammad Khel side. I am assistant lab supervisor in this factory. लैब में क्या होता है ये बताइएगा। लैब में फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल आते हैं, बड़े बड़े सैंपल, हम इसको टीमामेल में क्रश करते हैं। आफ्टर दैट हम इसको बिल्कुल फोल्डर की तरह हम बनाते हैं। इसके बाद हम उधर लेके जाएंगे ओन में,
ओन में बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगी। जब ओन में हम लेके जाएंगे फिर हम इसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब इसका 0.1032 जब आ जाए तो ये वेट इट इज़ वेरी बेटर। फिर इसके बाद हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े हैं, हम इसको आगे करवाते हैं। फिर ये मुख्तलिफ केमिकल के ज़रिए इसको एनालाइज करते हैं। फिर इसके बाद हम HCl 10 ml डालते हैं। इसके बाद 5 ml HNO3 डालते हैं। आफ्टर सम मिनट इसके बाद हम फिर डालते हैं H2SO4। हम बिल्कुल ऑन में जब इसको हम आधा घंटा रखते हैं तो ये बुलबुल करते हैं। जब बुलबुल करते हैं तो हम इसको फिर नीचे रख देते हैं। जब हम नीचे रख देते हैं तो फिर थोड़ा सा ये जब ठंडा हो जाए फिर इसको मुख्तलिफ टाइट्रेशन के ज़रिए SS के ज़रिए इसका रिज़ल्ट हम निकालते हैं। रिज़ल्ट 25 से लेकर 30 तक अगर आ जाए तो इट इज़ वेरी गुड इट इज़ वेरी गुड। तो चाइना ये सही तरीके से 25 से लेकर 30 तक उसका रिजल्ट सही है। अगर 20-19 आ जाए इट इज़ कॉल्ड टू लो ग्रेड। तो फिर चाइना वाला रिफ्यूज़ करते हैं सर जी। जिस जगह पर मौजूद है पूरे कंसंट्रेट को ड्राई अप करके अल्टीमेटली इधर लेकर आया जाता है। इन बैग्स के अंदर फिलअप किया जाता है और यही बैग्स जो हैं वो कंटेनर्स के अंदर या शिप के ऊपर लाद कर मुख्तलिफ ममालिक तक जाते हैं। इस हर बैग के अंदर जहाँ सर्टन अमाउंट ऑफ रेत है वहीं 25% कॉपर है। इस 25% कॉपर को 99.99% कॉपर तक बनाने के अंदर एक और प्लांट की ज़रूरत है। जैसे ही ये आउटपुट ज़्यादा होगी 300 टन तक जाएगी तो उसके साथ ही इसको फाइनल प्रोडक्ट यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक लेकर जाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें तो ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर जितना वैल्यू ऐड करते चले जाएं इंटरनेशनल मार्केट से उतना ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि हम लोग इसके अंदर अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन कर सकेंगे and that will of course bring Pakistan to a much competitive market जो कि कॉपर की मार्केट है दुनिया के अंदर, जो कि बहुत competitive मार्केट है और ऐसी मार्केट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बेशुमार डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इससे भी मज़ीद आगे बढ़ना होगा और यकीनन वो वैल्यू एडेड अल्टीमेट प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार से आज के लिए इतना ही। एक बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बेशुमार है, उस पोटेंशियल को टैप करना, हर फील्ड में टैप करना अब हमारे लिए एक अज़्म होना चाहिए। वो कहते हैं एक तजदीद वफ़ा करें ताकि पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।